ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत सिंगापुर यूपीआई पे नाउ लिंक के महत्व पर रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर के साथ आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद की विशेष बातचीत। भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ डिजिटल भुगतान प्रणालियों के बीच आज एक अंतर्राष्ट्रीय करार स्थापित हुआ। वैश्विक वित्तीय कनेक्टिविटी की दिशा में इस माइलस्टोन पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री टी रविशंकर। सर, आपका ऑल इंडिया रेडियो में स्वागत है। नमस्कार सर, क्या आप यूपीआई और पे नाउ के बीच इस क्रॉस बॉर्डर लिंकेज के बारे में हमें बता सकते हैं? ये इसका एग्जैक्ट इम्प्लीकेशन क्या है, क्या महत्व है और प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, यूपीआई है इंडिया का फास्ट पेमेंट सिस्टम। हम सबको मालूम है वो कितना अहमियत रखता है। लेटेस्ट डेटा का हिसाब से जनवरी में पर डे 26 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस होने लगे हैं। यूपीआई का यूज सब कर रहे हैं। ऑल स्मॉल वैल्यू जितना भी है वो सब यूपीआई के थ्रू सेटल हो रहा है। वैसे ही अपना जैसा यूपीआई है जिसको फास्ट पेमेंट सिस्टम बोलते हैं, वैसे ही पे नाउ है सिंगापुर का फास्ट पेमेंट सिस्टम। तो ये दोनों को लिंक करके हम ये करना चाहते हैं कि जो स्पीड और कॉस्ट बेनिफिट यूपीआई में है या सिंगापुर में पे नाउ सिस्टम में है, वही स्पीड और वही कॉस्ट एफिशिएंसी हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में लाना चाहते हैं। अब तक तो यूपीआई कंट्री का अंदर ही ज्यादातर यूज होता है, तो इसको क्रॉस बॉर्डर इंडिया और सिंगापुर का बीच जो एंटिटीज हैं वो ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। ये जो अब हम एनेबल किए हैं ये पर्सन टू पर्सन या पीयर टू पीयर रेमिटेंसेस एनेबल किए हैं। ये रेमिटेंसेस इसका पहले 2019 में ही यूपीआई एक तरह से सिंगापुर में अवेलेबल हुआ करता था, क्योंकि आप वहां आपका यूपीआई ऐप यूज करके या कार्ड यूज करके क्यूआर कोड के थ्रू कमर्शियल पेमेंट्स, मर्चेंट पेमेंट्स आप पहले भी कर सकते थे। 2019 नवंबर से ये स्टार्ट हो गया। अब हम उसको और एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें क्या होगा, कोई अगर इंडियन है जो चाहता है कि अपना रिलेटिव या बंधु या फ्रेंड कोई सिंगापुर में रहता है, उनको पैसा भेजना है, अभी वो बैंकिंग सिस्टम का थ्रू होता है, उसको हम अभी यूपीआई सिस्टम का थ्रू कर सकते हैं। ये जो लिंकेज हुआ, इससे 1 मिनट से कम टाइम में एक ट्रांजैक्शन सेफ तरीके से, चीप तरीके से हो सकता है। अभी जैसे सिंगापुर में करीब 3.5 लाख इंडियंस हैं, वहां पे पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब करते हैं। तो इतना ज्यादा इंडिया का डायस्पोरा, ये करीब 9% है सिंगापुर का पॉपुलेशन का, सो काफी बड़ा प्रेजेंस वहां पे है। ये लिंकेज को इसीलिए इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए मनी रेमिटेंस क्रॉस बॉर्डर करने में ये बहुत बहुत मदद करेगी। तो आप जो कह रहे हैं कि बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा रेमिटेंस भेजना, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूपीआई पे नाउ लिंकेज के बाद जो रेमिटेंसेस एनआरआईज भेजेंगे भारत में, उनमें इजाफा होगा? 2 चीज है। पहली बात यह है कि अभी भी रेमिटेंस होते हैं, बिकॉज इंडियंस वहां पे हैं। जैसे मैं पहले भी बोला था कि करीब 3.5 लाख इंडियंस वहां पे, तो इंडियंस हैं, उनका रिलेटिव बंधु लोग इंडिया में भी हैं, तो पेमेंट्स तो होता रहता है। लेकिन पेमेंट्स होने के लिए जो प्रोसेस है वो बैंक का थ्रू करना है, वो काफी इन्वॉल्व रहता है, काफी एक्सपेंसिव रहता है। अभी क्या होगा कि वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को हम बहुत सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, चीप कर दे रहे हैं, क्विक कर दे रहे हैं। अभी भी इंडिया में एक साल में करीब $100 बिलियन, $100 बिलियन का रेमिटेंस, इनवर्ड रेमिटेंस इंडिया में आता है। तो रेमिटेंस वैल्यू अभी भी काफी है। इतना बड़ा वैल्यू का रेमिटेंस, जैसे सिंगापुर से करीब शायद 1 बिलियन कुछ पिछले साल था, तो ये जितना पेमेंट्स है, ये पेमेंट्स बहुत इफेक्टिवली, इजीली एंड क्विकली हो सकता है। वो उसका बेसिक बेनिफिट है। उसका कोलैटरल इफेक्ट ये होगा कि किसी को जो नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ इनकन्वीनियंस, बिकॉज ऑफ कॉस्ट, टू दैट एक्सटेंट वो बढ़ सकता है। सो आपको लगता है कि प्रोफेशनल्स या ट्रेडर्स या एंटरप्रेन्योर्स, उनको भी इस सुविधा का फायदा मिलेगा? अपना जो ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी फायदा होगा? हाँ, वो होगा, क्योंकि ये रेमिटेंस पर्सन टू पर्सन हो सकता है। आप जैसे बोल रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कोई सर्विस दिए हैं,
तो पेमेंट वहां से यहाँ रेमिटेंस करना वो डायरेक्टली हो जाएगा। अब जैसा यूपीआई में होता है, आप नीचे जो वेजिटेबल वेंडर है या सब्जी वाला या दूध वाला कोई भी आप पैसा देना चाहते हैं, आप अपना सेल फोन निकाले और तुरंत पैसा दे दिए, ऑलमोस्ट उतना ही इजी हो जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर है, कंट्रीज में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तो 2-4 स्टेप एक्स्ट्रा लगता है इसमें। लेकिन पहले जो बैंकिंग सिस्टम का जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे ये काफी फास्ट हो जाएगा यूपीआई। सेफ्टी और सिक्योरिटी एस्पेक्ट के बारे में आप हमें बता सकते हैं? जब भी डिजिटल या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात होती है, बहुत उसमें सहूलियत रहती है, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी का एस्पेक्ट जब भी कोई पैसे को लेकर ट्रांजैक्शन हो, चाहे डिजिटल हो या नॉन डिजिटल हो, वो एक जो पहलू है उस पर क्या ध्यान दिया गया है? क्या सेफगार्ड्स हैं इन प्लेस? यूपीआई पूरा जो सिस्टम है उसका सेफ्टी का ऊपर, जो ट्रांजैक्शन इंडिया में हो या क्रॉस बॉर्डर हो, सेफ्टी में जितना कंट्रोल हो सकता है उतना रखते हैं। हम इंडिया में सेफ्टी पे बहुत एम्फेसिस देते हैं और कुछ ज्यादा ही सेफ्टी रखते हैं। जैसे आपका पहला स्टेज में आप जब ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, वो एक स्टेज रहता है, लुकअप स्टेज। उसमें सिस्टम बेनिफिशियरी को वेरीफाई करता है, पेमेंट वेरीफाई करता है, और ये जो इसी स्टेज में जितना फ्रॉड रिस्क चेक्स जितना भी है, AML CFT चेक्स जितना भी है, वो सब इसी स्टेज में हो जाते हैं। स्क्रीनिंग भी इसी स्टेज में हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे हम इंडिया में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह रखे हैं डिजिटल पेमेंट्स के लिए, वो सब इसमें वो ऑथेंटिकेशन तो रहेगा ही, इसमें फिर वो एक ऑप्ट इन ऑप्ट आउट फीचर है। जैसे अगर मुझे पैसा रिसीव करना है, मेरा चॉइस है कि मैं रिसीव ना करूं, बाहर से पैसा आ रहा है, आई हैव चॉइस कि मुझे रिसीव नहीं करना है, तो मैं वो फीचर अगर ऑन कर देता हूं तो बाहर से कोई पैसा भेजेगा भी मेरा अकाउंट में नहीं आएगा। तो ये जो डर रहता है फ्रॉड से कोई पैसा आ गया, वो सब नहीं हो सकता है। आपको जब चाहिए उसको एनेबल कीजिए, जब चाहिए उसको डिसेबल कीजिए, वो एक स्टेप की बात है। तो इस तरह से आप जो यूजर हैं वो सेफ भी रहेंगे, और बाकी जितना चेक्स होता है फॉर फाइनेंशियल पेमेंट्स, AML CFT, सब चेक ये प्रोसेस में इनबिल्ट हैं। और क्या पोटेंशियल है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, बाकी देशों की भी बात करें, इस तरह के क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस जो बाकी कंट्रीज के डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं, कहाँ आपको लगता है कि फ्यूचर रोड मैप में उनको भी इंक्लूड किया जाएगा? 2 चीज हैं। एक चीज तो रेमिटेंस के हिसाब से, दूसरा चीज है नॉर्मल डिजिटल फास्ट पेमेंट लिंकेज है। रेमिटेंस के हिसाब से हमारा फोकस ज्यादातर रहेगा वो कॉरिडोर्स हैं, जैसे मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, सिंगापुर है, US है, ये जो कॉरिडोर जहां से बहुत ज्यादा इंडियन रेमिटेंसेस आते हैं, तो हम लोग वहां फोकस करेंगे। तो जैसे मैं बोला, नवंबर 2019 से फॉर मर्चेंट पेमेंट्स यूपीआई ऑलरेडी एनेबल्ड था। उसमें ये पेमेंट रेमिटेंसेस एनेबल नहीं थे जो आज हम सिंगापुर के साथ किए। वैसे ही मर्चेंट पेमेंट्स अभी भी UAE में एनेबल्ड है, भूटान में एनेबल्ड है, नेपाल में एनेबल्ड है, और सिंगापुर में, ये 4 में एनेबल्ड है, और कुछ कंट्री के साथ बातचीत चल रहा है। बट आगे जाके हम लोग फोकस वही कॉरिडोर्स पे करेंगे फॉर पेमेंट पर्सनल रेमिटेंसेस, जहां से इंडियंस ज्यादा रेमिट करते हैं। इन एडिशन टू दैट, उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि यूपीआई जो सिस्टम है वो दुनिया का एक सबसे ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम्स में से एक माना जाता है। तो वो यूपीआई सिस्टम को हम ये चाहते हैं कि उसको भी ग्लोबलाइज करें। क्या ये जो 7 साल की जर्नी रही है यूपीआई की, उसके आप प्रमुख माइलस्टोन्स के बारे में हमें बता सकते हैं, और कैसे पूरी हमारे सोसाइटी को फायदा हुआ है? यूपीआई आने के बाद वो यूपीआई यूज करना, उसको एक्सेस करना, उसको डाउनलोड करना, वो सब बहुत इजी हो गया। बिकॉज ऑफ यूपीआई का जो यूनिक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का हिसाब से मुझे सिर्फ आपका फोन नंबर चाहिए, आपका फोन नंबर या आपका वीपी एड्रेस, कोई एक चीज चाहिए। उस चीज में यूपीआई का थ्रू उस चीज को सिलेक्ट किया, पे कर दिया। बाकी जितने स्टेप्स पहले हुआ करते थे वो सब चला गया। इस कन्वीनियंस के कारण सब यूज करने लगे हैं। तो पिछले 5 साल में देखेंगे यूपीआई करीब 50%, थोड़ा नीचे 50% करीब पर ईयर उसका एवरेज ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुआ है। हम चाहते हैं कि यही जो बेनिफिट्स अभी मिल रहा है और आगे जाके और भी बढ़ेगा, ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इतने हुआ है पिछले 5 साल में, आगे जाके और भी होगा। हम चाहते हैं कि ये कनेक्टिविटी, ये बेनिफिट हम ग्लोबली अचीव करें अक्रॉस कंट्रीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूपीआई पे नाउ के लिंकेज पर हमसे बात करने के लिए, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स के जो फायदे हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे भारत सिंगापुर यूपीआई पे नाउ लिंक के महत्व पर रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर T. रविशंकर के साथ आकाशवाणी संवाददाता
सोनू सूद की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।